दोस्तों नमस्कार। अमित टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम अपना 75th इंडिपेंडेंस से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज स्पेशल डे है और हाल ही में ओलंपिक खत्म हुआ है, जहां पे बहुत सारी लेडीज वुमेन इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ हमारे सामने आई है एंड स्पेशली इंडिया से तो कमाल कर दिया इन महिलाओं ने। आज चूंकि स्पेशल डे है, मैंने भी सोचा कोई स्पेशल इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे बीच आनी चाहिए। बिना विलंब किए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस हम इंस्पायरिंग स्टोरी की जर्नी को हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ, उनका नाम है मिसेज नीतू बिल। वो कोलकाता से हैं, फाउंडर हैं एक्सेस वाइब्रेशंस के। उनकी जर्नी, उनकी ही जुबानी हम सुनेंगे। बिना विलंब किए उनका स्वागत करते हैं। नीतू जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। नीतू जी, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे आपके बारे में कि आप एक्सेस वाइब्रेशंस के फाउंडर हैं। आप एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं, सक्सेसफुल न्यूरोलॉजिस्ट हैं और प्राणिक हीलर हैं। ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त बात होती है। और इन सब के बाद, इन सब के बीच जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि 10 साल पहले तक शायद आपकी अपनी आइडेंटिटी मिसेज बिल के रूप में होती थी, आपके बच्चों के मदर के नाम से होती थी, या फिर उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो आपके अपने पेरेंट्स की डॉटर के नाम से होती थी। लेकिन इन 10 सालों में जो आपने जर्नी तय की है और आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बनी है, इस आइडेंटिटी के बारे में, इस जर्नी के बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन जस्ट टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर बैकग्राउंड एंड कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, घर में कौन है, कैसे हैं और क्या कुछ है, थोड़ा डिटेल में बताएं प्लीज। थैंक यू अमित जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 10 साल पहले। एंड बिफोर दैट आई वाज अ हाउसवाइफ। और मेरी लाइफ का कोई ऐसा मेजर गोल नहीं था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में या ऐसा कुछ है। बट सडनली आई स्टार्टेड ग्राफोलॉजी एज अ हॉबी। मैंने स्टार्ट किया था इसको। एंड फिर मैंने जब देखा कि ये ऐसा टूल है जिससे लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं एंड लोग ये जान सकते हैं कि उनके अंदर क्या पावर है, क्या हिडन पावर है उनके अंदर। तो आई स्टार्टेड इज एज अ प्रोफेशन। मैंने इसे प्रोफेशन स्टार्ट किया। आई एम अ मदर ऑफ 2 सन एंड माय हस्बैंड इज अजय बील एंड माय पेरेंट्स आल्सो स्टे इन कोलकाता। ओके, नीतू जी आप बताएं कि आपका बचपन कैसा था। और नॉर्मली स्कूल कॉलेज के दिनों में जब बात होती है और कहीं से भी अगर दिमाग में रहता है, बीइंग ए वुमन, लोग सोचते हैं कि हम टीचर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम लॉयर बनेंगे, कुछ जो मतलब जाने माने मतलब जो प्रोफेशन है उनकी बात करते हैं। कहीं से कोई ये प्लान नहीं करता है कि मैं ग्राफोलॉजिस्ट बनूंगी या फिर इस ये भी एक एरिया हो सकता है। क्या ये जो आपके एस्पिरेशंस रहे थे बचपन में, वो क्या थे और कब जो है आपका रुझान मतलब ग्राफोलॉजी के तौर पे, आपने कहा कि आपने हॉबी के तौर पे स्टार्ट किया, लेकिन किस तरीके से आप कनेक्ट हुए, आपका बचपन कैसा था, देन उसके बाद की जर्नी क्या रही थी, उसको थोड़ा डिटेल में बताएं प्लीज। यस यस अमित जी, हम लोग 3 सिस्टर्स थे। एंड जैसे कि फैमिली में होता है कि मैं सबसे बड़ी थी, तो मेरे पापा मम्मी के लाइफ का पर्पस था कि मेरी शादी करनी है। ओके। एंड आई वाज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आई एम ग्रेजुएट इन बीकॉम एंड मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन थी। मतलब मैं कुछ भी देखती थी तो मैं उसे खुद ही बना लेती थी। मैं कुछ मतलब मेरा माइंड बहुत शार्प था इन सब चीजों में, तो मैं खुद से ही सब कुछ कर लेती थी। एंड आई वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। मेरे लाइफ का यही पर्पस था। एट द एज ऑफ 22 आई स्टार्टेड माय 1 ईयर कोर्स इन लिफ्ट आल्सो, बट वो मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई थी, इसलिए। एंड उसके बाद में फिर ये चीज ऐसे ही चलती रही। मतलब एक जॉइंट फैमिली में आई वाज मैरिड एंड सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे फिर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरा पहला बेटा जब हुआ, तो उसको कुछ चैलेंजेस थे उस वक्त। तो उसके चैलेंजेस के लिए हम लोग उसको कुछ स्पेशल एजुकेशन के लिए लेके जाने लग गए, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाने लग गए।
एंड दिस इज हाउ कुछ वो चीजें जो लाइफ में आने वाली होती है ना वो अपने आप आ जाती है। पहले मेरे हस्बैंड या मुझे कोई बोलता था ना कि आप कुछ करिए या कुछ, तो मेरे लाइफ में ऐसा कुछ मेजर पर्पस नहीं था कि मुझे वो करना ही है। फिर जब मैंने ग्राफोलॉजी स्टार्ट किया एज अ हॉबी, जब मैं आई इंट्रोड्यूस टू ग्राफोलॉजी, उस वक्त लोग जानते भी नहीं थे इसके बारे में, इतना कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसको कोई पर्सन एज ए प्रोफेशन इसको यूज कर सकता है। देन आई स्टार्टेड इट एज अ हॉबी एंड उसके बाद में जब मैंने इसको लोगों से शेयर करना शुरू किया, उनकी हैंडराइटिंग एनालिसिस करनी शुरू की, तो मैंने देखा कि इसके मिरेकुलस इफेक्ट मैंने लोगों में देखे कि जब हम किसी की हैंडराइटिंग को एनालिसिस करते हैं तो उसकी पूरी लाइफ की स्टोरी हम जान लेते हैं। हैंडराइटिंग सिर्फ एक हैंडराइटिंग नहीं होती, हमारे सामने उस पर्सन की लाइफ की पूरी स्टोरी होती है। जी। तो दिस इज हाउ मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। फर्स्ट आई स्टार्टेड विद माय ओन लाइफ, मैंने अपने आप खुद को चेंज किया, खुद की लाइफ को इसके थ्रू चेंज किया। एंड जब लोग मेरे पास आते थे इससे लेकर के, तो मैं जब उनको बताती थी कि आपके अंदर ये हिडन टैलेंट्स है, आप ये कर सकते हो, पीपल गेट इंस्पायर्ड विद दिस एंड दिस इज हाउ धीरे धीरे करके लोगों की लाइफ चेंज होने लग गई। एंड आई प्रोफेशनली मैं इस चीज में आ गई। क्वाइट इंस्पायरिंग नीतू जी। अब एक बात बताएं, आज आपको देख के लगता नहीं है, जो आपका पर्सनालिटी है, जो आपका ऑरा है, लगता है कि आप शायद स्टार्टिंग से ही ऐसे ही, लेकिन आप जैसे बता रही हैं कि आप एक नॉर्मल डॉटर थी और जहाँ पे आपके पेरेंट का प्रायोरिटी आपका शादी था, शादी भी हो गई कम एज में, फिर आप घर संभालने लगे, बच्चे संभालने लगे, नॉर्मल एक हाउसवाइफ की लाइफ चल रही थी। उसके बाद आज जो आप लाइफ को लीड कर रही हैं, ये कंप्लीट शिफ्ट है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सनल लाइफ में हुआ, इसका क्रेडिट आप किन चीजों को देना चाहते हैं या किन को देना चाहिए? देखिए, क्रेडिट तो बहुत सारे लोगों को मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहला क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी, क्योंकि उनके मोटिवेशन की वजह से ही ये सब हुआ है। एंड उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, द सीक्रेट। ये बुक उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी अराउंड 8 years बैक। और जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, तो इट वाज लिटरली मतलब लाइफ चेंजिंग। आई थिंक आपने भी पढ़ी होगी, आई थिंक हर पर्सन ने ये बुक पढ़ी होगी, द सीक्रेट। एंड उस बुक के थ्रू मुझे ये समझ लगा कि देयर इज नथिंग कि हम जिसको चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज एवरीथिंग। एंड उसके बाद में एक और कोट मेरे लाइफ में आया, दैट इज बी अ विक्टिम और अ क्रिएटर। ये आया, जब हम विक्टिम मोड में रहते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि बाकी के लोगों की वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, बाकी के लोग हमारी लाइफ चला रहे हैं। ये हम इस मोड में रहते हैं जब हम विक्टिम मोड में रहते हैं, या तो फिर हम एक क्रिएटर मोड में रहते हैं। क्रिएटर मोड में जब हम रहते हैं तो हमें ये लगता है कि हम हमारी लाइफ हम खुद चला रहे हैं, वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। अभी जब हम क्रिएटर जब हम बनते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ, लेकिन जब हम विक्टिम मोड में रहते हैं तो हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को हाथ में दे देते हैं। इट्स लाइक हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास ही है। तो दिस इज, ये जो चीज है ना, दिस इज लाइफ चेंजिंग फॉर मी एंड दिस इज हाउ आई चेंज माई सेल्फ। क्या बात है मैम, आपने जो ये बात कही, ये बहुत गहरी बात कही है। और आपने ये जो बुक रिकमेंड किया है, द सीक्रेट, यस, मैं एग्री करूंगा आपकी बातों से कि ये बुक हर किसी को पढ़ना चाहिए। देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो अपने लाइफ में चाहते हैं, बस उनको विजुलाइज करना स्टार्ट कीजिए एंड उन पर एक्शन लेना चालू करेंगे तो वो रियलिटी में बदलते देर नहीं लगती है। राइट। आपने ये भी बात कही कि आपको आपके लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ने में आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है और भी लोगों का रोल रहा है। बट देन यहाँ पे स्पेशली उन सारी लेडीज को मैं आज इंडिपेंडेंस डे है, आज हम लोग अपना फ्रीडम सेलिब्रेट करते हैं, बट वे लोग जो बोलने के लिए तो फ्रीडम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मन से, बॉडी से और कई तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं एंड रियल मायने में फ्रीडम से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जिनके दिमाग में कुछ है, कुछ करने का कुछ जज्बा रखते हैं, और कई बार तो उनके हस्बैंड भी उनको सपोर्ट करते हैं, बट ये खुद ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ मेंटालिटी रहती है, ब्लॉकेज रहती है कि लोग क्या कहेंगे, क्या अभी मैं कर सकती हूँ, लाइफ का तो आधा एज पार हो गया। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप किसी भी टाइम और कभी भी स्टार्ट कर। एंड मैं सैल्यूट करता हूँ उन सभी लोगों का जो अपने स्पाउसेस को, अपने वाइफ्स को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एंड जो नहीं करते हैं, इस आज हमारे इस शो के जरिए, आपके जरिए, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने स्पाउस को भी आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, क्योंकि उनमें भी इमेंस पोटेंशियल होती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। वुमेन घर संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है और बाकी सारी चीजों को इतने अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनका जो भी एक एरिया हो सकता है, मे बी उसमें एक रास्ता अगर आप दिखाएं, हैंड होल्डिंग करें, तो बहुत अच्छा कर सकती है। सो नीतू जी, आपके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
आपने ग्राफोलॉजी को एज ए हॉबी चुना, देन आप वहीं पे नहीं रुके, ये मतलब आगे बढ़ता गया। देन आप न्यूमरोलॉजी में अपने हाथ आजमाया, या फिर उसमें आपने सर्टिफिकेशन या डिग्री जो भी लर्निंग करी। देन एज ए प्राणिक हीलर आप लोगों को मदद कर रही है। आज की डेट की अगर हम बात करें, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं आपके साथ कनेक्टेड होके उनको फायदा मिल चुका है। सो ये जर्नी पिछले 10 सालों की जो रही है, इस जर्नी को थोड़ा डिटेल्स में बताएं कि कैसे स्टार्ट किए और कैसे कैसे मतलब आगे बढ़ते गए। नॉर्मली जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस भी होती है, कोई भी जर्नी इजी नहीं होती, इजी गोइंग नहीं होती है, राइट। सो आपके साथ कैसा था, क्या था, किन किन चैलेंज का आपने सामना किया और कैसे आप आगे बढ़ते गए, पूरा डिटेल में थोड़ा बताएं। अमित जी देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था ना इस जर्नी को, तब मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था। तो सब घर में ऐसे ही था कि मतलब ये ग्राफोलॉजी क्या होती है, हैंडराइटिंग से ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। देन कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए ना कि जिसमें हैंडराइटिंग एक बहुत बड़ा टूल साबित हुआ मुझे, लोगों को हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से, और मैं जिस लोकेलिटी में रहती थी वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते थे, तो उनको गाइड करना और उनको बताना, उनको इंस्पायर करना कि आप अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक डोर था मेरे लिए कि मैं इस फील्ड में मैं अपने आप को आगे लेके जा पाई। वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड कि जब हम किसी चीज को करना चाहते हैं ना, तो अपने आप डोर खुलने लग जाते हैं जी। जब तक अभी जैसे आप वुमेन्स के लिए बोल रहे थे कि क्योंकि हम मोस्टली कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, क्या, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ के फैसले दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये वो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है, क्या ऐसा, इस तरह से हम जीते हैं। लेकिन जब हम ये अपने मन में ये ठान लेते हैं ना कि हमें यही करना है, आई हैव टू डू दिस ओनली, और इसके लिए मैं कोई भी कुछ भी पे करने के लिए तैयार हूँ, अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी मैं इसको पूरी तरह से दूंगी, तब अपने आप से यूनिवर्स हमारे लिए ना बहुत सारे रास्ते खोल देता है। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। जब मैं ग्राफोलॉजी करना स्टार्ट की तो मेरे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस आने लग गए, हैंडराइटिंग से रिलेटेड ऐसी चीजें आने लग गई कि जो मुझे और सीखने में मुझे हेल्प करने लगी। एंड जब मैं अपने क्लासेस के लिए जाती थी या कहीं भी जाती थी अपने सेमिनार वगैरह के लिए, तो वहाँ पे कुछ और भी चीजें मुझे दिखने लग गई। जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट की उसके बाद में, एंड न्यूमरोलॉजी से मुझे पता चला कि नंबर्स जो होते हैं ना वो बहुत मैजिकल होते हैं। हमारी लाइफ में नंबर्स हर मतलब इवन हमारा जो मोबाइल नंबर होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। हमारे घर का नंबर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है। हमारे स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ है, हमारे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, हमें कुछ जो भी चीजें हम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे खुद के डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है, तभी वो हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो मैंने जब ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इंक्लूडिंग विद ग्राफोलॉजी मैंने लोगों की डेट ऑफ बर्थ चेक करनी स्टार्ट की, और एक नया पैराडाइम स्टार्ट हुआ कि एक पर्टिकुलर नंबर की एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ हैंडराइटिंग होती है। इस तरह से मैंने देखना शुरू किया, तो एक नई चीज डिस्कवर हुई इसके अंदर कि इस पर्सन इज दिस नंबर ऑफ पर्सन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ हैंडराइटिंग, एंड इस तरह का एक पैटर्न है इसके हैंडराइटिंग में। तो जब हम किसी चीज में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, पूरी तरह से उसको इंटरेस्टिंग तरीके से लेते हैं ना, तो हम कुछ नया डिस्कवर करने लग जाते हैं। और हार्ड वर्क तो रहा ही है, नो डाउट, लेकिन जब आप किसी चीज को एंजॉय करना करते हो और आप जब ये सोचते हो कि मुझे ये करना ही है चाहे जो भी हो, तो वो चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिर आप फिक्र नहीं करते हो कि कौन क्या बोल रहा है या क्या होगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट खेलना कोई हार्ड वर्क नहीं है, वो उसको 24/7 खेल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जहाँ पे आपको बस वही करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो फिर वो चीज आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज बन जाती है कि वो आपकी लाइफ ही बन जाती है, समथिंग लाइक दैट। वेरी ट्रू एंड क्वाइट इंस्पायरिंग। सो एक छोटा सा पॉज लेंगे, हम अपने ऑडियंस से बात करेंगे इस बात को लेकर कि यस फ्रेंड्स, अगर आपका प्रोफेशन उस चीज में है जिसमें आपका पैशन हो, आप अपने पैशन को अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। नीतू जी ने यही किया, समहाउ लेट से ही सही, बट जब इन्होंने स्टार्ट किया हॉबी के तौर पे, इससे दिल लगा बैठी, यही बोलेंगे। और जब दिल लग गया तो एक होता है ना, जब काम को आप एंजॉय करते हुए करते हैं तो फिर काम काम नहीं रह जाता है, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है और आप लोगों से बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जब काम को आप रियल मायने में एंजॉय करते हैं
सो जैसे कि सचिन तेंदुलकर का नीतू जी ने एग्जाम्पल दिया, वो फिर आप 24/7 कर सकते हैं, आप थकते नहीं हैं। सो ये सबसे बड़ी और अच्छी चीज होती है। सो ऐसा कोई एक क्वालिटी आपके अंदर भी हो सकता है, उस चीज को शायद आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बट उसको दुनिया की जरूरत है, दुनिया वालों को उसकी जरूरत है। उस एक चीज से आप दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड बिलीव मी, आप लोगों के लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। सो नीतू जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपका ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा। अगर हम इस जर्नी को 10 साल को माइलस्टोन में ब्रेक करें, तो ऐसे वो कौन से ऐसे कुछ माइलस्टोन्स हैं जो आपको लगता है कि ये आपके लाइफ के मतलब स्पेशल मोमेंट रहे, या यूं कहें कि उसके बाद आपको लगा कि अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आई एम ऑन राइट ट्रैक? ये समीर जी, एक इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, वैसे तो मैं हर हैंडराइटिंग को जब देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है वो चीज, कि मैं हर एक पर्सन को इंस्पायर कर रही हूँ उसको अपनी लाइफ जीने के लिए। क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आता है, उसके आने के पीछे एक पर्पस होता है, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो वो इस वर्ल्ड को देके जा सकता है। एवरीवन इज स्पेशल, क्योंकि सबको भगवान ने ही बनाया और सबको इक्वल बनाया है। लेकिन भगवान ने सबको ये टूल भी दिया है कि आपको अपना ये क्वालिटी खुद फाइंड आउट करना है। यही हमारे लाइफ का पर्पस है। जी। एंड जब ये हैंडराइटिंग मेरे पास में आती थी, एक छोटा सा इंसिडेंस है, जब मुझे लगा कि ये बहुत ही बड़ा टूल है। Okay. एक पीजी में एक चोरी हो गया था। ओके, एंड उसके 25,000 रुपीज एक पीजी गर्ल के, कॉलेज गर्ल के चोरी हो गए थे। एंड शी कॉल्ड मी कि आप आकर के थोड़ा हमको हेल्प कर सकते हैं क्या, यू नो ग्राफोलॉजी एंड ऑल। तो मैं गई उनके पास में, जस्ट आस्क्ड देम कि आप लोग सब मुझे अपना नाम लिख दीजिए और एक लाइन लिख दीजिए कि आई हैव नॉट स्टोलन द मनी। ओके, ऐसे करके मैंने उनको बोला लिखने के लिए। एंड देयर आर 30 गर्ल्स इन दैट पीजी, और सबने मुझे एक एक लाइन लिख करके दिया दैट आई हैव नॉट स्टोलन द मनी। एंड आफ्टर दैट मैंने सिर्फ उसको देखा, एंड देखने के बाद में मैंने बताया कि दिस इज द गर्ल जिसने ये चोरी किया होगा, एंड आई पॉइंट आउट अ नेम कि यही है। एंड उस वक्त तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है ये वो, बट आफ्टर 2 days आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम देयर साइड कि शी एग्रीड एंड शी आल्सो रिटर्न द मनी। एंड ऐसा ये चीज हुआ। तो दिस इज लाइक, मुझे पता तो था कि ये चीज बहुत पावरफुल है, बट दिस इज द इंसिडेंस जिसके बाद में मुझे लगा कि ये चीज लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। यू नो, बहुत ही ये चीज लगी। देन एक और इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे कि एक लड़की की हैंडराइटिंग में शी इज हाईली डिप्रेस्ड, एंड मैंने उसके पेरेंट्स को बोला था जस्ट टेक केयर ऑफ हर, अदरवाइज शी इज नो सुसाइडल टेंडेंसी, एंड ऐसा कुछ मैंने उसको बताया था। एंड उसके पेरेंट्स वेर सरप्राइज्ड कि हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम अ हैंडराइटिंग। तो हैंडराइटिंग से हम बहुत कुछ जान सकते हैं किसी इंसान के बारे में। एंड इस the girl's life is saved just by looking at the handwriting. तो दिस इज ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते थे जो आज भी होते हैं, इस तरह के मिरेकल्स आज भी होते हैं। और यही मुझे मोटिवेट करते हैं कि पीपल रियली नीड, कुछ लोगों को चाहिए ऐसा कि उनको हेल्प कर सके लाइफ में। क्या बात है। क्वाइट इंस्पायरिंग। एंड ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है कि आप हैंडराइटिंग से शायद मे बी क्योंकि उसका सीधा हमारे हैंडराइटिंग का हमारे ब्रेन के साथ जुड़ाव रहता है, और मे बी उन्होंने जब उस मोमेंट पे उनकी जो हैंडराइटिंग रही होगी, कुछ उनके पैटर्न में बदलाव आए होंगे, या जो भी हो, शायद वो तरीका होगा जिससे कि आपको पता लग गया होगा कि पर्टिकुलर लड़की जो भी रही होगी उन्होंने चोरी किया होगा। या फिर स्टूडेंट्स का जब आप देखते हैं, सो आज के डेट में सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें, 135 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन है इंडिया का। एंड लोग जितने भी हो जाएं, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि लोगों का चेहरा सेम नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से लोगों के हैंडराइटिंग भी सेम नहीं होते हैं। और वो हैंडराइटिंग देख के आपको पता लग जाता है कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा हो सकता है, उसका नेचर क्या हो सकता है। देन उस हैंडराइटिंग के बेसिस पे बहुत सारा आप चीज उसके पास्ट के बारे में बता सकते हैं, उसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बता सकते हैं, देन फ्यूचर के बारे में भी आप प्रिडिक्ट कर लेती हैं। सो ये तो हुआ नीतू जी की, चलिए हैंडराइटिंग देखा और उसके बारे में प्लस माइनस जो चीजें पता लग गई। सो ग्राफोलॉजी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में अगर आप बता पाएं कि ग्राफोलॉजी से आप करंट स्टेटस के बारे में आप पता कर लेते हैं, लेकिन क्या हैंडराइटिंग या सिग्नेचर की जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी,
उसमें बदलाव लाके किस तरीके का बेनिफिट लोगों को होता है। दूसरा, चूंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करके, मतलब ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है आपके साथ, को उसका भी वो भी देख के, लाइक एक इंडिविजुअल का डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर वो उसके घर का नंबर क्या है, या फिर उसका मोबाइल नंबर क्या है, इन सारी चीजों को कैसे आप जोड़ तोड़ करती हैं और किस तरीके से लोगों को फायदा होता है, इसके बारे में जरा डिटेल में बताएं। अमित जी, जैसे हैंडराइटिंग है ना, वो सिर्फ हमारे लाइफ के हमारे कैरेक्टर तक ही सीमित नहीं है कि हम कैरेक्टर बता सकते हैं, पर्सनालिटी बता सकते हैं। हैंडराइटिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे हम किसी पर्सन की पास्ट लाइफ तक में जा सकते हैं कि ये इतना इतना पावरफुल है, ये इतना इंस्पायरिंग है। एंड हैंडराइटिंग के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ये पर्सन किस करियर में जा सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, इसको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। उसका चाइल्डहुड कैसा रहा होगा, उसकी पेरेंटिंग कैसी रही होगी, उसके पेरेंट्स से उसका किस तरह क्या बिहेवियर किया होगा, और हम ये डिटेल भी जान सकते हैं कि किस मंथ में, किस ईयर के किस मंथ में ही हैड गॉन थ्रू अ ट्रॉमा और एक्सीडेंट। ये छोटी छोटी चीजें हम जान सकते हैं कि जिसकी वजह से आज वो ये डिसीजन ले रहे हैं। एक पर्सन का बिलीफ सिस्टम बन जाता है उसके 0 to 7 तक की एज में, और उसको वो और स्ट्रॉन्ग बना लेता है, अपने फिजिकल में ले आता है, अपनी बॉडी में ले आता है उसको एट द एज ऑफ 7 to 14 के अंदर। उसको एक्शन लेकर के वो उसे अपने पूरी पर्सनालिटी बना देता है। आफ्टर द एज ऑफ 14 एक पर्सन की पूरी पर्सनालिटी बन जाती है उसके मदर प्रोग्रामिंग और फादर प्रोग्रामिंग के थ्रू। जो 0 to 7 की जो एज होती है ना, देखो आप देखोगे बच्चा जो होता है वो अपनी मदर से ज्यादा अटैच होता है, हमेशा मम्मी के पास में रहेगा, मदर के साथ में। और जब अगर ये प्रोग्रामिंग अच्छी होती है ना, दैट पर्सन बिकम वेरी अफेक्शनेट, वेरी बहुत ही लविंग, केयरिंग, और इस तरह का बच्चा रहेगा। अगर ये पीरियड उसका अच्छा नहीं होता है ना, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस पीरियड कि मदर का उतना अफेक्शन नहीं मिला, उतना टच नहीं मिला, या कुछ भी इश्यू हुआ है, तो उसकी वजह से उसके लाइफ में जो डिजीज होंगे वो उसी पीरियड में ही फिक्स हो जाते हैं। कि अगर समझ लीजिए बच्चे को ओवर फीड करा दिया गया है, ठीक है, मदर के थ्रू, तो वो बच्चा आगे जाके फ्यूचर में ओबेसिटी का शिकार जरूर होगा, क्योंकि वो उसने कहीं ना कहीं मदर ने बच्चे की प्रोग्रामिंग कर दी है कि जब तक आप ओवर फीडिंग नहीं करोगे तब तक यू आर नॉट सेटिस्फाइड। उसी तरह से तो वो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो वो खाने में ही प्लेजर ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं पर अगर उसकी मदर उसको किसी और चीज में उसका ये करती कि जैसे कि उसको किसी गेम्स को खेलने में या चेस खेलने में या किसी भी और चीज में अगर उसका टेंशन लेके जाती, तो वो बच्चा फिर उस एरिया में आगे जाकर उस एरिया में अपना प्लेजर ढूंढता। इस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है बचपन में। और सेम गोज टू 7 to 14 ईयर में, अगर फादर फिगर एब्सेंट है किसी भी बच्चे की लाइफ से, फादर के बच्चे के साथ में नहीं खेल रहा है या उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा एक्टिविटीज में, तो ये जो पीरियड होता है ये डिसीजन टेकिंग, एक्शन टेकिंग वाला पीरियड होता है कि बच्चा किसी चीज में क्या डिसीजन लेगा, वो कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारा जो लाइफ है ना, वो हमारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यूज में ही घूमता रहता है। आज भी जब हम कुछ करते हैं ना, तो बैक ऑफ द माइंड हमारे पेरेंट्स की वॉइस जरूर हम सुनते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज टू चाइल्ड, उसके लिए भी उसके पेरेंट्स की जो वॉइस होती है ना, वो उनकी इनर वॉइस होती है, उनके लिए वो गॉड की वॉइस होती है। तो हमारे बच्चों को हमेशा हमें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें राइट डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, राइट वे में मूव करना चाहिए, क्योंकि 0 से 14 तक की जो एज होती है ना, वही डिसाइड करती है कि आगे जाकर के फ्यूचर में हम क्या करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे मैं ग्राफोथेरेपी देती हूँ। ग्राफोथेरेपी होता है कि जो प्रोग्रामिंग उनकी जो हो चुकी है एट द एज ऑफ बिफोर द एज ऑफ 1 to 14, ग्राफोथेरेपी के थ्रू हम उस प्रोग्रामिंग को रिवर्स कर सकते हैं। उस प्रोग्रामिंग को हम मिटा करके हम एक नई प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हैं उस पर्सन के माइंड के अंदर। एंड आफ्टर विद इन मतलब 3-4 मंथ्स के बाद में वो पर्सन की जो वो प्रोग्रामिंग होती है वो रिमूव हो जाती है और एक नई प्रोग्रामिंग क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से ग्राफोथेरेपी हेल्प करती है। देन आई आल्सो इंक्लूड बैच फ्लावर रेमेडी। बैच फ्लावर रेमेडी जो है वो फ्लावर का एसेंस है। फ्लावर में वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस मींस आज हम लाइफ में क्या अचीव करेंगे ना, ये हमारे वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम भी मैंने एक्सेस वाइब्रेशन ही रखा है कि हमें हमारी लाइफ का पर्पस है कि हम हायर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करें, इसलिए यही हमारी लाइफ का पर्पस है। एंड हायर वाइब्रेशन हमारी लाइफ में तब आती है जब हम खुश रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं और हर काम को खुशी से करते हैं। हम जब हमारे ट्रू नेचर को डिस्कवर कर लेते हैं और जब हम लोगों को भी देखिए, जैसे अगर किसी पर्सन को अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है
तो एक छोटा सा वो एक्ट कर सकता है, जेनरोसिटी का एक्ट। अगर वो किसी पर्सन को कुछ गिफ्ट करता है या देता है तो उसकी वाइब्रेशन तुरंत रेज हो जाती है उस पर। जी तो जब इस तरह से जब हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। रिलेशनशिप भी हमारे उसके बेसिस के ऊपर हम क्रिएट करते हैं, इंसिडेंट्स भी हमारे उसके बेसिस पे हम क्रिएट करते हैं। अभी जो फ्लावर होते हैं बैचलर एलिमेंट, उसमें भी बहुत हाई वाइब्रेशंस होते हैं। अभी अगर कोई पर्सन बहुत नेगेटिव जोन में है या डिप्रेस्ड है या उसके लाइफ में मनी का इशू है, रिलेशनशिप इशू है, तो कहीं ना कहीं वो लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है। तो ये फ्लावर एसेंस उनको हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जस्ट उनको अपने पास रखना होता है या उनको थोड़ा खाने उनको ड्रॉप्स लेनी होती है। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफोथेरेपी, बैचलर रेमेडी, देन नेम चेंज हम कर देते हैं। नेम चेंज करने से भी नेम का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। इस तरह से यस यस इस तरह से हम सब कुछ मिला करके आई गिव देम अ ग्राफोथेरेपी, पूरा कंबाइंड पैकेज होता है जी कि उनकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होती है। क्या बात है, क्वाइट इंस्पायरिंग। नीतू जी, आपने कहा कि 0 से 7 इयर्स एक बच्चा का बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, देन 7 to 14, इस दौरान जो है उनके जो बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुके होते हैं एंड काफी स्ट्रांग हो चुके होते हैं। एंड उसके बाद लाइफ की एक अपनी जर्नी हो चुकी होती है। कोई है कि 30 साल का है, कोई 40 साल, कोई 50 साल का। सो इतनी लंबी जर्नी के दौरान उनके रूट जो है और ज्यादा मतलब मजबूत हुए रहते हैं। कोई नेगेटिव बिलीफ हो या पॉजिटिव बिलीफ हो, दोनों ही केसेस। सो पॉजिटिव बिलीफ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर किसी का कोई नेगेटिव बिलीफ है, इतने सालों का नेगेटिव बिलीफ है, सो उसको चेंज करने में मतलब ग्राफोलॉजी या न्यूमरोलॉजी जो आप सुझाव देते हैं, चूंकि बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हुए रहता है, उनके रूट इतने स्ट्रांग हुए रहते हैं, तो फिर ये कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए उनका वो पूरे मतलब पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो होते हैं उनको शिफ्ट करने में, उनको चेंज करने में, और ग्राफोलॉजी न्यूमरोलॉजी कैसे मदद करता है इस चीज? अमित जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब कोई पर्सन खुद चेंज होना चाहता है ना, तो जी, उसके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। वेरी जैसे ट्रू। अब मेरे पास में अगर लोग आते हैं और वो जब खुद चल के आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में डेस्टिनी में होता है कि हमें चेंज होना है, हमें इस मोमेंट में चेंज होना है। एवरी पर्सन जो मेरे साथ कनेक्ट करता है, तो वो यही बोलता है कि मेरे लाइफ में ये चेंज होना लिखा था। और जब मैं उसकी न्यूमरोलॉजी चेक करती हूँ तो मुझे ये भी समझ में आता है कि दिस इज द यू टर्न ऑफ दिस पर्सन्स लाइफ। ये पॉइंट जो ओके, है ना, ये उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। ये इसकी डेस्टिनी में उसने क्रिएट किया है कि मुझे अब चेंज होना है और मुझे ये एक्शन लेना है। क्या बात। दिस एंड जब कोई पर्सन चेंज नहीं होना चाहता, जी, अगर वो, क्योंकि ना ये एक तरह का एडिक्शन होता है। अगर कोई पर्सन नेगेटिव जोन में भी है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन फॉर हिम। उसे ओके, अगर वो उस फेज में नहीं रहेगा, उस नेगेटिव फेज में नहीं रहेगा या उस डिप्रेशन में रहेगा, ही विल फील अ काइंड ऑफ कुछ खालीपन, एम्प्टीनेस उसे फील होता है। लेकिन हम अगर कोई पर्सन रेडी है कि मैं अपनी इस चेंज, अपनी इस प्रोग्रामिंग को, अपने इस एडिक्शन को छोड़ना चाहता हूँ, अपनी इस प्रोग्रामिंग को मैं चेंज करना चाहता हूँ, एंड आई एम रेडी टू पे एनीथिंग, आई एम रेडी टू पे माय टाइम, माय अटेंशन, माय कुछ भी मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, तो वो पर्सन की वो चेंज होने में बहुत बहुत हेल्पफुल है। और वो किसी भी एज में कभी भी चेंज हो सकता है। गॉट इट, कंप्लीटली गॉट यू। सो दोस्तों, अगर आप भी लाइफ के किसी भी एरिया आपका जो है चैलेंजिंग है, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, वेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप का एरिया हो, या फिर मेंटल पीस का एरिया हो, अ, वो चैलेंजिंग चैलेंजिंग तभी तक है जब तक आप उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं या आप उनके साथ बने हुए हैं। सो नीति जी जैसे लोग हैं जो ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो कि एक साइंस है, इसके माध्यम से आप इनका हेल्प लेके आप उस पर्टिकुलर एरिया में आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है। बट यस, ये तभी होगा, ये भी आपको तभी हेल्प कर पाएंगे जब आप अपने उस पर्टिकुलर चैलेंजिंग एरिया को चेंज करने के लिए आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है। और आज जब आप इनके कंसल्टेंसी में आएंगे, ये जो भी आपको बताएंगे उन पर एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली आपको उस एरिया पर ब्रेक थ्रू मिलेगा। राइट नीतू जी? यस एब्सोल्युटली। नीतू जी, आज के डेट में ऑलमोस्ट 10 साल, 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस आपका है, एक लंबी जर्नी हो रखी है, एक क्या कहें, एक ऑर्डिनरी वुमेन से एक सुपर वुमेन की जर्नी मैं तो कहूंगा इसे। आपने एक लंबी छलांग ली है। सो इस दौरान थाउजेंड्स ऑफ पीपल को आपने हेल्प करा है और अभी भी जर्नी कंटिन्यू है। सो ये जो सक्सेस आपने अपने लाइफ में पाया है, ठीक है, इसका क्या राज है?
व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? अमित जी, आई कैन से कि मेरे अंदर का इंथुसियाज्म, अगर मैं बोलूंगी ना, हर चीज को जानने की एक इच्छा कि इसमें क्या है, इसके पीछे क्या है, क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसको जानने का। एंड आई डिस्कवर कि हर इंसान के अंदर वो बात है जो मुझ में है, हर इंसान के अंदर वो चीज है, बस उसको वो पहचानने की जरूरत है। इतना ये मुश्किल नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है। द जर्नी इज नॉट सिंपल, ठीक है। द जर्नी इज नॉट सिंपल, नॉट इजी, बट वेरी सिंपल। जो पाथ है वो बहुत सिंपल है कि आपको बस अपना काम करना है और आपको बस उस पर चलना है, कंटिन्यूस वर्क करना है। ये वर्क करना, ये चलना इजी नहीं होता है, बट इट इज वेरी सिंपल। आप इस सिंपल बात को फॉलो करते जाइए, अपनी हॉबी को, अपने चीजों को बस आप करते जाइए। धीरे धीरे चीजें अपने आप ओपन होने लग जाती हैं, अपने आप लोग जुड़ने लग जाते हैं, अपने आप उस मुकाम पे आप पहुंच जाते हो। मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी ने, भगवान ने कहीं ना कहीं मुझे शायद इसी पर्पस के लिए भेजा है। आई फील सो कि शायद मेरे लाइफ का पर्पस यही है। क्या बात है। सो एक इंडिविजुअल के लिए, बी इट मेल और फीमेल, अगर आप अपने पर्पस से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं तो उससे बेहतर चीज कुछ नहीं है। एंड जैसा कि आपने कहा, अगर हम अपने लाइफ में लाइफ टाइम लर्नर बन के रहें, एवरीडे कुछ ना कुछ नई लर्निंग होती रहती है, तो हम और ज्यादा डिस्कवरी मोड में रहते हैं, और ज्यादा हम आगे बढ़ते जाते हैं, और ये जर्नी फिर सिंपल होती चली जाती है। ठीक है। अगर हम बच्चों को देखें तो वो हर एक दिन उसके लिए एक नया होता है। सेम चीज हम नहीं कर पाते हैं। हम एवरीडे कुछ नया नहीं सीखने का सोचते हैं, कुछ नया नहीं करने का सोचते हैं, एंड इसके लिए एक टाइम के बाद लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी आपकी बातों से जो मैं ले रहा हूँ कि अगर हम लाइफ लॉन्ग बच्चे बने रहें और एवरीडे कुछ नया सीखें और नया कुछ करने का रहें, तो लाइफ में हमेशा एक्साइटमेंट रहेगी और लाइफ काफी सिंपल हो जाएगा, लाइफ काफी इजी हो जाएगा। राइट। सो दैट्स अ ग्रेट इनसाइट नीतू जी। नीतू जी, मैं फिर से आपकी जर्नी पे आता हूँ, एंड मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया, ये इजी नहीं होता है बट सिंपल होता है। ऑफ कोर्स एक जर्नी तय करने के बाद हम ये बोलते हैं तो ये सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वे लोग जो शायद इस जर्नी से दूर हैं, कहीं ना कहीं वो बोलते होंगे, अच्छा आपने एक जर्नी तय कर लिया है तो आप अभी आप ये बोलने के पोजीशन में। ठीक है। एंड ये कहीं कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि जब लाइफ स्टार्ट होता है, जब जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उतनी भी इजी नहीं रहती है, क्योंकि हमें फ्यूचर तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। हम एक जर्नी पे होते हैं। सो इस चीज पे आपका क्या बोलना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, 20 साल बाद कहाँ होंगे। ऑफकोर्स हम एक जर्नी में हैं, एंड उस जर्नी के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया, या फिर ऐसे लोगों को आप मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे फेस किया जाए? अमित जी, आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं ये चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब हम या तो हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं जी। कि क्या मैंने क्या किया, मैंने क्या खोया लाइफ में, मेरे साथ में क्या हुआ, या तो हम इसमें रहते हैं, या फिर हम इस मोड में रहते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है, हमें क्या पाना है, हमें कहीं पहुंचना है। लेकिन हमारी लाइफ का जो पर्पस होता है ना, वो यही होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ भी है ना, हम खुश रहें, और हम जिस भी काम को कर रहे हैं ना, उस मोमेंट में उस काम को हम पूरे 100% अपने फोकस के साथ में और अपना 100% अटेंशन देके करें। अगर सिर्फ ये सिंपल फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में कि मैं आज के दिन खुश रहूंगा, मैं आज के दिन को नए तरीके से डिस्कवर करूंगा, मेरे लिए आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, अगर इस फॉर्मूले के साथ में हम लाइफ जीते हैं ना, तो हमारी लाइफ डे बाय डे हमारी लाइफ इंप्रूव होती जाती है। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम एक ये सोचते हैं कि मुझे ये बनना है या मैं ये करूंगा, या इस तरह के जब हम थॉट प्रोसेस रखते हैं तो हम फ्यूचर में रहते हैं, हमारी जो एनर्जी रहती है, हमारा जो अटेंशन रहता है वो फ्यूचर में रहता है। या फिर हम ये रिग्रेट में रहते हैं कि मैंने ये खो दिया है, मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चला गया है। तो ये इस बजाय इन सब चीजों के अगर हम सिर्फ आज इस मोमेंट में है, इस मोमेंट को आज मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मैं अपने 100% अटेंशन के साथ करने वाला हूँ, एंजॉय करके करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, जब हम ये सोच के करते हैं तो दैट विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर अस। लाइफ एक एक दिन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है। बहुत बड़ी बात कही आपने। एंड यस व्यूअर्स, अगर आप लोग सुन रहे हैं या आने वाले टाइम में सुनेंगे, सो कहीं ना कहीं ये हमारा ब्रेन का डिजाइन है, ह्यूमन ब्रेन का डिजाइन है, ये पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर में रहता है।
पास्ट में, और पास्ट में भी अच्छी मेमोरीज तो कम, वो जो बैड मेमोरीज होती हैं उनको याद करके चलते रहता है। और जब भी हमारा माइंड पास्ट में रहता है, कहीं ना कहीं एक्चुअली आप अनप्रोडक्टिव मोड में रहते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। एंड वही चीज फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच सोच के सिर्फ ख्याली पुलाव अगर बनाते रहेंगे, एक्शन कुछ नहीं ले रहे होंगे, तो अगेन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। सो ब्रेन का डिजाइन ऐसा है, माइंड का डिजाइन ऐसा है कि वो या तो आपको पास्ट में लेके जाता है आप, या फिर फ्यूचर में लेके जाता है। बट आप अगर प्रेजेंट में बने रहते हैं और प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए अपना फोकस अपने काम पे लगाते हैं, तो वो पास्ट को तो डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकता है, बट डेफिनेटली आपका फ्यूचर को बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिएट कर सकता है, और ये आपके हाथ में होता है। बहुत जैसे कि अगर हम एक कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम ना तो बैक मिरर में देख करके, हम पीछे देख करके भी गाड़ी नहीं चला सकते, ना हम बहुत आगे देख करके गाड़ी चला सकते हैं। हमें अपनी कार को हमेशा सामने देख करके ही चलाना होता है, जिस मूवमेंट में रहते हैं उसी मूवमेंट में चलाना होता है। लाइफ की जर्नी भी कुछ ऐसी होती है कि जो चीज चली गई, जो रास्ता चला गया वो पीछे चला गया, उसे देख करके हम अपने आगे की डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो वापस से आपके प्रोफेशन पे आते हैं, एंड कुछ अगर एक्सेस अगर आप दे पाए। सो नॉर्मली जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं या ग्राफोलॉजी की बात करते हैं, ग्राफोलॉजी में जो राइटिंग स्टाइल होता है, पैटर्न होता है, और उनके जो स्लैंटिंग्स होते हैं, लाइक उन सारी चीजों से काफी कुछ पता लगता है। न्यूमरोलॉजी से डेफिनेटली जो नंबर्स का गेम है, उससे किसी इंडिविजुअल का आप पर्सनालिटी को आप जान पाती हैं। हीलिंग्स एंड वो सारी चीजें तो कंप्लीटली सॉल्यूशन के तौर पे आप यूज करती हैं, राइट। बट न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी की अगर हम बात करें, कुछ एक्सेस दे पाए कि हाँ 1 to 10 में 1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, 2 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सो ऐसा अगर कुछ एग्जांपल आप दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट हमारे व्यूअर्स कनेक्ट कर पाए आपसे। हाँ, मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, ग्राफोलॉजी के लिए तो मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा, सैंपल देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। चलिए आप मेरी बात कीजिए मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1980। 5/5 5th में 1980 जी, 5/5/1980। ठीक है, देखिए आप फाइनेंस के फील्ड में आप रहेंगे, डेफिनेटली हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। क्या बात है। और आप ना स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। आप हर चीज को इजी वे में कर लेते हैं। जैसे कि आपने कोई ऐप डेवलप कर दिया, या फिर आपने कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जहां से सोर्स ऑफ इनकम हमेशा आती रहे। इस तरह की चीजें जो होती है ना, आप एक बार मेहनत करते हो और उस मेहनत को इस तरीके से करते हो कि आपको वो लाइफ लॉन्ग इनकम देती रहे। तो ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। I hope you can connect with this. Yes, I can connect. Thank you for giving this input. Okay, so viewers, आप इन्होंने, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि नीतू जी मुझे पहले से जानती हैं या किसी तरह का कनेक्ट है। ये फर्स्ट टाइम हम नीतू जी से बात कर रहे हैं, और नीतू जी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, राइट। सो उनको मेरा डेट ऑफ बर्थ अभी बताया, और उन्होंने मेरे फील्ड के बारे में और मेरे नेचर के बारे में बताया। सो दिस इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओके, सो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड ऐसी कोई ग्राफोलॉजी के केस में कोई एक ऐसी इंसिडेंट, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना आहा मोमेंट ऑफ लाइफ, आपके लाइफ के वो आहा मोमेंट्स कौन से रहे हैं जहां पे यू नो दोज वर लाइक ट्रांसफॉर्मिंग कंप्लीटली, आपने शायद कुछ भी नहीं सोचा था, एंड उसके वजह से आप लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट कर पाई, और वो मोमेंट आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने थाउजेंड्स लोगों को हेल्प करा है। सो अब तो आपको बहुत सारे फेसेस भी याद नहीं होंगे, नेम भी याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं हर किसी के। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट आपको याद आते हैं जो भी मे भी किसी स्पेशल के लिए आपने करा है, या कोई स्पेशल इंसिडेंट प्लीज शेयर करें, क्या था और कैसे आपने उनको हेल्प किया। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंसिडेंस बताया था आपको, वो स्टीलिंग वाला इंसिडेंस बताया था। दैट वाज रियली अमेजिंग इंसिडेंस फॉर मी, क्योंकि वो इंसिडेंस फिर मेरे साथ में दोबारा हुआ था। अराउंड 5 टाइम कंटिन्यूअसली ऐसा हुआ था कि मेरे पास में उस तरह के केसेस आए थे, एंड कंटिन्यूअसली मेरा जो प्रेडिक्शन था ना 5 टाइम्स बिल्कुल राइट था।
द पर्सन वो पर्सन ने एग्री भी किया एंड ही रिटर्न द मनी, द स्टोलन थिंग जो भी था। तो दिस आर द आहा मोमेंट फॉर मी। एंड एवरी टाइम जब कोई पर्सन मेरे पास में आता है कोई डिजीज लेकर के, जैसे एक बार एक कैंसर पेशेंट मेरे पास में आई थी एंड मैंने उन्हें बताया कि जस्ट आप जाइए और आप अपनी बॉडी का चेकअप कराइए, देयर मे बी सम सीरियस इशू विद योर with your body, and then she went to the doctor and she get all the tests done, तो उसे पता चला कि she is having a cancer। तो दिस इज हाउ कि जब उसको खुद को पता भी नहीं था एंड इस तरह से हम एक डिजीज को फाइंड आउट कर लेते हैं हैंडराइटिंग के थ्रू। तो आज अगर हो सकता था तो सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में जाके पता चलता, बट बिफोर दैट हमने हैंडराइटिंग के थ्रू उसे ये बता दिया था, तो हर लाइफ इज सेव्ड विद द हेल्प ऑफ हैंडराइटिंग। इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, दोज आर रियली कि मुझे लगता है कि लोगों को बहुत हेल्प मिलती है इन सब चीजों से। Got it, completely got you. नीतू जी एक बात बताएं, हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चे काफी सेंसिटिव होते हैं, मैच्योरिटी की थोड़ी कमी रहती है, जिसके वजह से कई बार वो लोग गलत स्टेप ले लेते हैं। उन्हें भी नहीं पता होता है और उनके पेरेंट को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो स्पेशली पेरेंट के बिहाफ में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अपने बच्चे को अगर हैंडराइटिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली वो एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते हैं, बट कुछ ऐसा पैटर्न, उनका राइटिंग स्टाइल, क्या चीज वो देखें जिससे कि उनको पता लग जाए कि शायद बच्चा रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है, या फिर उसके जैसे कि नॉर्मली अभी स्टूडेंट के रिजल्ट्स का टाइम अभी ओवर हुआ है, कुछ गड़बड़ होने से सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये सारी चीजें भी जो है हैंडराइटिंग में दिखती है, करेक्ट? सो बीइंग अ पेरेंट, वो अपने बच्चों की वो कौन सी चीजें देखें और अलर्ट हो जाएं, एंड उसके बाद शायद वो आप जैसे लोगों के साथ कनेक्ट करें और उनकी काउंसलिंग पे या कंसल्टेंसी को लेकर जाए। तो ऐसा कुछ मैं 3-4 चीजें शेयर करना चाहूंगी जो हर पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चे के हैंडराइटिंग में दिखना। वो एक्चुअली बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है ना, ये हम जान नहीं सकते। बच्चा हमारे सामने कुछ और प्रेडिक्ट करता है, अपने फ्रेंड्स के सामने कुछ और होता है और अंदर से कुछ और फील कर रहा होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो जो इमोशंस फील कर रहे हैं या जब वो जो स्टेट ऑफ माइंड में है उसको कैसे एक्सप्रेस करें। उनको जज भी नहीं कर पाते कि मेरे ये थिंकिंग गलत है कि सही है। उनके लिए वो जो भी सोच रहे हैं ना वही उनकी दुनिया है। ओके, दे वाइब्रेट इन दैट जोन। अगर आपका बच्चा लेफ्ट टिल्टेड हैंडराइटिंग लिखता है तो दैट इज कि ही इज सप्रेसिंग हिज इमोशंस, वो खुल के बाहर नहीं आ रहा है। Okay, this is the thing you should check in your child's handwriting कि आपका बच्चा हमेशा राइट साइड टिल्टेड हैंडराइटिंग, बहुत ज्यादा राइट भी नहीं, that is also dangerous, और बहुत ज्यादा लेफ्ट भी नहीं, इधर स्ट्रेट हैंडराइटिंग और a little bit right tilted handwriting. This is the first thing. Second thing, आपके बच्चे के हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा इंक का फ्लो ना, बहुत ज्यादा उसने हैंडराइटिंग को काट दिया है या बहुत ज्यादा उसमें इंक का फ्लो है हैंडराइटिंग के अंदर, आप देखोगे बहुत इंक दिखाई देगी हैंडराइटिंग के अंदर। तो दैट इज ऑल्सो वेरी देखने वाली चीज है कि आप बच्चे को यह देखे कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, नेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व है, जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, उसका जो माइंड है वो इन्वॉल्व है उन चीजों में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि आप अपने बच्चे की स्टडीज ठीक कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट आप स्टडीज में लेके जा सकते हैं, वो है कि आपके बच्चे की जो हैंडराइटिंग है ना उसमें अपर जोन अच्छा होना चाहिए। हमारी हैंडराइटिंग में 3 जोन्स होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर जोन। तो उसकी हैंडराइटिंग का अपर जोन अच्छा होना चाहिए। वैसे 3 जोन इक्वल होने चाहिए, बट आप ये जरूर देखें कि आपके बच्चे की हैंडराइटिंग का अपर जोन, ऊपर वाला जो जोन है ना वो बहुत अच्छे से डेवलप हो। इस केस में बच्चा हमेशा बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेगा, नई नई चीजें सीखने में इंटरेस्टेड रहेगा, नई लर्निंग में इंटरेस्टेड रहेगा। हो सकता है वो एजुकेशन में अच्छा नहीं हो, बट वो सीखना जरूर चाहेगा अपनी लाइफ में। ये चीज है, वो अपने आप ऐसी चीजें लाइफ में ट्रैक करने लग जाएगा जो कि उसको इस एरिया में, एजुकेशन के एरिया में डेवलप करेंगे। ये चीज है। एंड ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका बच्चा सिग्नेचर करता है तो उसका सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल उसके सिग्नेचर ओवरराइट नहीं होना चाहिए या लेटर्स ओवरराइट किए हुए हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये हिडन पर्सनालिटी होती है। आप एकदम क्लियर सिग्नेचर करिए, तो ये बच्चे के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बात है, वेरी नाइस। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा। स्पेशली हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, एंड वही कुछ बच्चे एकदम से साइलेंट होते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं,
उनके कोई दोस्त नहीं होते हैं, इवन वो अपने पेरेंट को भी से भी खुल के बात नहीं करते हैं, चुप चुप से रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है उसके पीछे कुछ तो रीजन होता है। और नॉर्मली देखा गया है लड़कियों के केस में उनके साथ कुछ गलत हुए रहता है, इवन बॉयज के केस में कुछ गलत हुए रहता है, और वो कुछ इंसिडेंट जो है पूरा लाइफ उनको मतलब सप्रेस करके चलाता है। और ये बातें पेरेंट समझने की बजाय ये मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है, छोड़ो जाने दो, बजाय इसके कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसका हम सॉल्यूशन निकालें, वो उसे छोड़ देते हैं और वो बच्चा लाइफ भर अकेला रह जाता है। ठीक है, सो ऐसे कुछ हैंडराइटिंग के पैटर्न्स आपको मतलब बीइंग अ पेरेंट देख सकते हैं क्या? अगेन मैं राइटिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ या पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जिससे कि ये पता लग सके कि कुछ तो गड़बड़ है और हमें इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। अमित जी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन जरूर जानी चाहिए। देखिए, अगर आपके बच्चे के लाइफ में कोई भी बुरा इंसिडेंस हुआ है, या जरूरी नहीं है कि वो कोई अब्यूज ही हो, या कोई भी तरह का, जैसे उसको उसकी कोई इंसल्ट हुई है, या उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन हुई है। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों के सेल्फ एस्टीम डाउन कर देते हैं, बार बार बोल करके कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर अ लूजर, देखो उसके ज्यादा मार्क्स है। हम उसे बार बार कंपेयर करके हम अपने बच्चे के सेल्फ एस्टीम को पेरेंट्स खुद ही डाउन कर देते हैं। इस तरह के जब इंसिडेंट्स लाइफ में होते हैं, या फिर कोई भी अब्यूजिव इंसिडेंट्स भी हुआ है बच्चे के साथ में, या कुछ भी, क्योंकि किसी भी कोई भी पर्सनालिटी जब बनती है ना किसी इंसान की, तो वो उसके लाइफ के इंसिडेंट्स की वजह से बनती है। ओके, एंड कुछ पेरेंट्स का भी रिफ्लेक्शन उसके ऊपर होता है। जैसे समझिए किसी के पेरेंट्स इंट्रोवर्ट हैं, ज्यादा बात नहीं करते, तो उस केस में बच्चा भी इंट्रोवर्ट हो जाता है, कि वो उसे लगता है कि दिस इज द वे वी हैव टू और शी हैव टू लिव द लाइफ, उसे ये लगता है। तो जब हमको ये चीज देखनी होती है ना, तो हम एक चीज देख सकते हैं कि जब बच्चा एक कोई भी वन पेज हैंडराइटिंग लिख रहा है, तो उसकी जो मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, वो डिस्टॉर्टेड ना हो, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। Okay. जो लेफ्ट मार्जिन होती है वो हमारे लाइफ की पास्ट को दिखाती है। तो डिस्टॉर्टेड लेफ्ट मार्जिन जब होती है किसी के हैंडराइटिंग में, तो वो ये दिखाती है कि उस बच्चे के साथ में उसकी लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो अच्छे नहीं। देन एक ग्राफोलॉजिस्ट उसको और डीपर वे में जाकर के ये भी देख सकता है कि इसके साथ में इंसिडेंस कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो और भी डीपर वे में जाके इसको देख सकता है। अगर कोई हैंडराइटिंग एनालिसिस सीखता है तो ही कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस थिंग्स। बट एक बेसिक तौर पे लेमैन की तरह से अगर हम देखें, तो हमें सिर्फ यही देखना है कि अगर बच्चे की हैंडराइटिंग में मार्जिन डिस्टॉर्टेड है, दैट मींस बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, तो उसे हमें चेंज करना है। ओके, फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग, आपके बच्चे की हैंडराइटिंग डाउनवर्ड नहीं जानी चाहिए, अपवर्ड जानी चाहिए। उसकी जो बेसलाइन है ना हैंडराइटिंग की, अगर वो डाउनवर्ड जा रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं होपलेसनेस आ रही है बच्चे के अंदर, बच्चा थोड़ा डिप्रेस्ड है, या बच्चे को ये लगता है कि लाइफ में इंथुसियाज्म नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है उसका, कि लाइफ अच्छी है, जीने के लिए है, ऐसा नहीं है, वो गिव अप कर देता है बहुत इजीली। तो हमेशा बच्चे की हैंडराइटिंग अपवर्ड होनी चाहिए, ना कि डाउनवर्ड, और बहुत टू मच अपवर्ड भी नहीं होनी चाहिए। दैट इज नॉट अ रियल स्टेट ऑफ माइंड, वो भी एक तरह का फेक पर्सनालिटी है। या तो वो स्ट्रेट हो या हल्की सी अपवर्ड हैंडराइटिंग। तो ये दो चीजें अपने बच्चे के हैंडराइटिंग में आप जरूर चेक करें और उसे चेंज करने की कोशिश करें। ओके, ग्रेट, ये बहुत जबरदस्त इंसाइट आपने दिया। मैं आपके बिहाफ से अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो प्लीज उसका मार्जिन चेक करें। सो आप मार्जिन चेक करने का मतलब है, आप देख सकते हैं कि वो स्टार्ट कर रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसी के जस्ट नीचे नीचे अगर आ रहा है, इट मीन्स सही है। लेकिन अगर नेक्स्ट लाइन फिर उससे दूर जा रहा है, फिर तीसरा लाइन और दूर जा रहा है, आप देखते होंगे मतलब स्ट्रेट नहीं होके कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है या इस तरीके का मार्जिनिंग बन रहा है, तो वो गड़बड़ है। दूसरा, जो लाइन लिख रहा है वो लाइन थोड़ा सा अपवर्ड है तो चलेगा, बट अगर वो डाउनवर्ड जा रही है तो वो गड़बड़ है। तो ये दो तीन चीजें जो है इंस्टेंटली आप चेक कर सकते हैं, एंड उससे आपको पता लग सकता है कि आपके बच्चे का मेंटल स्टेटस क्या है, एंड उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो ये बहुत ही जबरदस्त इंसाइट दिया नीतू जी आपने, एंड आपके साथ बात करते हुए समय का ही बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हम लोग प्रोग्राम के ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं। तो जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोग अगर आपसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहें, आज हम लोग डिजिटल एरा में हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोलकाता के लोगों को आपसे फायदा हो, हम तो चाहेंगे कि पूरा इंडिया से लोग आपको अप्रोच करें और उनको फायदा मिले आपसे। सो लोग अगर आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं?
जी मुझे फेसबुक के थ्रू, मेरा एक्सेस वाइब्रेशंस बोल के फेसबुक पे पेज है, उसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देन accessvibration@gmail.com मेरा ईमेल है, उसके थ्रू आप सबसे इजी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, दैट इज 9831504036 मेरा नंबर है। आप इजीली मुझे एक क्लिक के ऊपर आप अप्रोच कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपका नंबर टाइप कर देता हूँ चैट बॉक्स में। बताएं नीतू जी। 9831504036 36। ओके ग्रेट। सो सबसे इजी कनेक्ट है कि आप मुझे फोन के थ्रू व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड कि एक बार अपनी हैंडराइटिंग एनालिसिस एक पर्सन को जरूर करानी चाहिए। ओके गॉट इट। बहुत सारी चीजें हैं, हम खुद को भी नहीं पहचानते हैं कि हमारे एक्चुअली हम हैं कैसे। हम खुद के ऊपर भी इतना ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर हम खुद हैं। सबसे बड़ी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हम हमारी लाइफ में खुद है। तो हमको हमारी लाइफ, हमें खुद को एटलीस्ट जानना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, जाते जाते अगर कोई स्पेशल मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो प्लीज। मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप खुद है। आप विक्टिम मोड में मत रहिए कि दूसरे आपकी लाइफ संभालेंगे या दूसरे आपकी लाइफ के डिसीजन लेंगे। आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लीजिए, एक क्रिएटर बनिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करिए। द मोमेंट आप ये चूज करने लग जाएंगे, द मोमेंट आप ये डिसीजन बना लेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, आप देखोगे आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। उसी मोमेंट से ही आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। यू आर जस्ट अ डिसीजन अवे फ्रॉम योर ड्रीम लाइफ, आई कैन से। क्या बात है, ये बहुत ही जबरदस्त बात कही आपने नीतू जी। इनफैक्ट उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि यस फ्रेंड्स, लाइफ आपकी अपनी है, ठीक है। इससे दूसरों के हवाले ना करें, बल्कि इसे आप अपने तरीके से पूरे दिल से जिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को विक्टिम ना माने। आपके लाइफ में जो कुछ हो रखा है, भले अगर कुछ नेगेटिव भी हो रखा है, तो उसको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करें। और जब आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आगे के लिए आपका माइंडसेट पॉजिटिव बन जाता है और पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ को आप लीड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लेन, क्रिटिसिज्म एंड कंपैरिजन, इन 3 चीजों को अगर आप लाइफ से हटा देते हैं तो आप अपने लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं, राइट। सो नीतू जी के लाइफ से हमने आज काफी कुछ सीखा। एक बार फिर से मैं दिल से आप सबों को हमारे आज जो है इंडिपेंडेंस डे है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। एंड यस, अगले दिन हम फिर एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ मिलेंगे। एंड नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और आई एम श्योर कि आपके हमारे इस डिस्कशन से काफी लोगों को फायदा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से। थैंक यू।